हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं साइंस की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये इसका दूसरा पार्ट है। पार्ट 2 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मतलब है इस टॉपिक का एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और होपफुली उस पार्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आगे आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकारी आपके लिए है कि जानकारी ये है कि एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स को ध्यान में रख करके पूरे सिलेबस के ऊपर आधारित एक कंप्लीट कोर्स, वीडियो कोर्स आपको मैंने दिया है ऑप्शंस के तौर पर। आप इस एप्लीकेशन पे जाइए, एक्लोन एजुकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और यहाँ पे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आधारित कोर्स है और एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियरली बताए गए। चलो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक सर्किट। एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक बिजली प्रवाहित होने का जो एक मार्ग होता है ना, एक रास्ता होता है, क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इस तरीके का डायग्राम आपने अपने स्कूल में बनाया होगा, बुक्स में देखे होंगे। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ही तो है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एसोसिएट किए जाते हैं। सेल जो ऊर्जा का स्रोत है वो लगाया जाता है, वायर जिससे करंट फ्लो होता है उसको लगाया जाता है, ये बल्ब, एसी, टीवी, कुछ भी इसको हम लोड के तौर पर जानते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस सर्किट में लगाते चलाते हैं। फिर स्विच लगाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं सर्किट के अंदर, जैसे आमीटर करंट को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो इस तरीके से सारे इनपुट को मिला करके एक पूरा का पूरा कंपोनेंट, एक पाथ का कंपोनेंट बनता है। इसी क्लोज पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के तौर पर जानते हैं। यानी विद्युत सर्किट एक बंद लूप या पथ होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के प्रवाह होने का रास्ता होता है, जो विद्युत घटकों का एक नेटवर्क बनाते हैं। और इस घटक में बैटरी सेल से लेकर के लोड तक और एमीटर वोल्ट मीटर से लेकर के स्विच तक जैसे कंपोनेंट आधारित होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ यूजेबल सिंबल्स की बात करें, जो कि कभी कभी हमसे पूछ दिए जाते हैं सवाल के तौर पर, तो ये यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स आपको दिखा रहा हूँ और मुझे लगता है ये आसान है आपके लिए समझना। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी, और किस तरीके से इस सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पहला सिंबल आपको सेल वाला दिख रहा है। अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट को आप डायग्राम के तौर पर ड्रॉ करते हैं और बैटरी नहीं बनाना है, आपको बैटरी का फोटो नहीं बनाना है, बस संकेत के रूप में दिखा देना है कि ये बैटरी है या ये फिर सेल है। तो अगर सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये तरीका होता है। मतलब एक लाइन खींचो, इधर पॉजिटिव टर्मिनल दिखाओ थोड़ा बड़ा, और इधर नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा सा छोटा दिखाना रहता है। ये लाइन छोटी होनी चाहिए। तो ये एक सेल का संकेत है। वही अगर हम बैटरी की बात करें तो मे भी शायद आप जानते होंगे कि बैटरी क्या होता है। दो या दो से अधिक सेल्स को जब कंबाइन करते हैं ना, तो उससे बैटरी बनता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ दो सेल्स को, एक सेल का संकेत ये है तो दो सेल का संकेत ये हो जाएगा, तो ये संकेत बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अगर स्विच की बात करें, प्लग की बात करें, अगर स्विच ओपन है, खुला है, तो ये वाला संकेत। अगर बंद है तो इस बीच में एक डॉट डाल दो, ये क्लोज है। वायर की बात करें तो ज्वाइंट वायर अगर होगा तो ये वाला संकेत। और अगर वायर क्रॉस कर रहा हो लेकिन विदाउट ज्वाइनिंग तो कुछ इस तरीके का संकेत होता है। लोड इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए कुछ ऐसा संकेत यूज किया जाता है इस तरीके से, या फिर आप बल्ब बना दो तो भी चलेगा। रेजिस्टेंस जो अभी आज हम लोग पढ़ने भी वाले हैं, तो एक सर्किट में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से जिगजैग लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये रेजिस्टेंस के लिए है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी परिवर्तनशील प्रतिरोध के लिए ऐसा करके इसमें एक एरो बना दो, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। ये इसका संकेत होता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। आमीटर के लिए ये पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था। वोल्ट मीटर के लिए ये भी हमने देखा था। तो ये सब कुछ संकेत है जो आपको ध्यान रखना है। और अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जॉर्ज साइमन ओम ने करंट के संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट दिया था, विद्युत धारा के संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट दिया था। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आई के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में भी बात कर रहे थे, है ना। ये पिछली क्लास में हमने बात की थी।
अब जॉर्ज साइमन ओम जो कि एक तरीके से जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इन दोनों फैक्टर्स के बीच के संबंधों का पता लगाने के लिए प्रयास किया, और जब इन्होंने पता लगाया तो कुछ कंक्लूजन निकला, और उन कंक्लूजन को लॉज के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, जिसे ओम्स लॉ कहते हैं, और इससे कुछ नई चीजें भी जानकारी के तौर पर उभर के सामने आई। और इन्होंने क्या देखा था, सिंपली अगर देखा जाए तो ओम्स ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, वो उन्होंने कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दिया था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ करंट कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट वायर, मतलब V और I में सीधा रिलेशन होता है। So in 1827, a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal। यानी V और I के बीच का संबंध इन्होंने पता लगाया, और पता क्या लगाया, इस तरीके से पता लगाया कि मतलब अगर एक ज्यादा, V ज्यादा, तो I भी ज्यादा, V कम तो I भी कम, करंट ज्यादा वोल्टेज ज्यादा, करंट ज्यादा वोल्टेज कम तो करंट कम। इस तरीके से ये इनका ऑब्जर्वेशन था, है ना। तो इन्होंने कहा क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। यानी एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वोल्टेज, वो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के सीधे समानुपाती है, कंसिडरिंग टेम्परेचर ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो फिर ये चीजें बदल जाएंगी। तो टेम्परेचर अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो V और I में सीधा रिलेशन है, यही है ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो अगर V और I में सीधा रिलेशन है, तो फिर कहने के लिए हम ये कह सकते हैं ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चलो ये एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, ये समझ में आ गया। मैथमेटिकली अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके इक्वल लगाओगे, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बाद, इक्वल आने के बाद जो एक कांस्टेंट आता है वो R है, बाकी I ऐसे ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक इस तरीके का आपके पास इक्वेशन होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IR, ठीक है ना। यही तो है ओम्स लॉ। यहां पे R जो है एक नई चीज है आपके सामने। R ऑल्दो कांस्टेंट है, बट इसी कांस्टेंट को हम उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट फ्लो हो रहा था। यानी R इज नथिंग बट इट्स अ रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस नाम की जो एक नई चीज है, वो आपको ओम की वजह से मिल गया। यहां क्या इसके हिसाब से हम R इज इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के अनुपात से रेजिस्टेंस आपको वैल्यू के तौर पर मिल जाएगा। ऑल्दो ये रेजिस्टेंस अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी मटेरियल के अंदर एक तरीके का ऑब्स्टकल होता है आवेश के प्रवाह के खिलाफ। मैथमेटिकली आपको यहां से ये मिला V इक्वल टू आई आर यहां से मिल गया रेजिस्टेंस, ओम की वजह से मिला, इसीलिए इस रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है आप शायद जानते होंगे, ओम होता है, जिसको हम इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहां प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस को हम कैसे समझें, तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि ये एक तरीके का व्यवधान है, ऑब्स्टकल है, विरोध है, प्रतिरोध है, कई नामों से, अपोजिशन है। किसके खिलाफ भाई साहब? तो जैसे आप सीधा सीधा समझो कि अगर मैं कहता हूं ये कोई एक वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, दैट इज समथिंग आई है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक बात है, जिसकी वजह से हो रहा है, बैटरी या सेल की वजह से हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, करंट तो फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इतना आसान है? इसको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है? यह इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि
इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के क्रम में इसी पदार्थ जिससे ये तार बना है, जिससे ये वायर बना है, जिस भी मटेरियल से बना है, इसके इंटरनल एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के द्वारा समय समय पर, कदम कदम पर इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, ऑपोजिशन या व्यवधान क्रिएट किया जा रहा है। किसी में ये ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन होता जरूर है। इसी व्यवधान को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहा जाता है। तो आप देखो, अगर सेल या बैटरी वाला जो सिस्टम था, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन को कहता है चलो भागो भागो भागो, करंट को फ्लो करवाने में ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं फ्लो को रोकने का काम करता है, उसकी गति को स्लो करने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस एक तरीके का ऑब्स्टकल है। किसका? करंट का ऑब्स्टकल है। ये हर मटेरियल में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन होता जरूर है। और रेजिस्टेंस को इसी वजह से हम विरोध कहते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे अगर रोड पे गाड़ी चल रही है, कोई एक गाड़ी है या बहुत सारी गाड़ियां अगर इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको आगे किसी ऑब्स्टकल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी चल तो रही है, लेकिन ऑब्स्टकल का सामना तब भी करना पड़ेगा, चाहे एयर ऑब्स्टकल हो या कोई दूसरी गाड़ी इस डायरेक्शन से आ रही है वो ऑब्स्टकल हो। तो समथिंग, जैसे जैसे ये ऑब्स्टकल बढ़ेगा, इधर से इधर जाने वाली गाड़ी की गति स्लो होगी। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस या ऑब्स्टकल बढ़ेगा, करंट फ्लो कम होगा, है ना। तो दिस इज समथिंग रेजिस्टेंस। ये बात आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे इसी को रेजिस्टेंस के तौर पर जाना जाता है। और उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी चालक का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस मतलब आर, प्रतिरोध, विरोध, ऑब्स्टकल, ये वो गुण है, प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने से होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है। और इसका ऐसा ही मात्रक ओम है, जिसे ग्रीक भाषा के शब्द ओमेगा से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप जानते हैं। और ये आया कहां से है भाई साहब? ओम्स लॉ से ही तो आया है। ये अभी अभी आपने देखा। सो आर इज इक्वल टू इस इक्वेशन के हिसाब से आर इज इक्वल टू वी बाय आया है। तो यही तो आपको रेजिस्टेंस मिला है। तो क्या इस वजह से अगर रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, तो क्या इस फॉर्मूला के आधार पर एक ओम को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एक ओम का मतलब 1 वोल्टेज V अपॉन 1 एम्पियर। यस ऑफ कोर्स। मतलब ये कि अगर कोई एक तार है, मान लीजिए कंडक्टर वायर है, बोलो हाँ है, ठीक है, और इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे हम मान लेते हैं। और वोल्टेज भी तो होगा। अगर 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में जब इस तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्टेज है, तो यहां जो रेजिस्टेंस आएगा, इसी रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जाएगा। सो 1 ओम इज नथिंग बट 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो जब परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो, तो उस दौरान जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ये याद रखना है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कह दूं कि एक सर्किट है, मतलब एक तार है, सर्किट है, जो भी है आप मान लो, और अभी मैं आपसे कहता हूं कि इसमें जो वोल्टेज है ये 20 वोल्टेज है और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा है 2 एम्पियर, तो यहां रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आई। ये निकालो। तो 20 अपॉन 2 यानी 10 ओम का यहां रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो 1 ओम का यही मतलब है। 50 ओम क्या होता है, 100 ओम क्या होता है, वो सब कहीं ना कहीं वोल्ट और एम्पियर का अनुपात होता है। तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अगर R इक्वल टू V बाई आई है, या फिर ऐसे समझ लो कि V इज इक्वल टू आई आर है, तो इस हिसाब से भैया ये भी तो हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर। ये भी तो सही है ना। ये दोनों तो एक फॉर्मूला से कई सारे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि I और R में इनवर्स रिलेशन है। और वैसे भी कॉमन सेंस भी ये कहता है कि प्रतिरोध और गति में तो उल्टा रिलेशन है ना। जहां व्यवधान ज्यादा होगा, गाड़ी की गति स्लो होगी, किसी भी चीज की गति स्लो हो जाएगी।
तो जब प्रतिरोध किसी मटेरियल में ज्यादा होगा इसका मतलब है करंट कम हो जाएगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला पावर उस तरीके से कम होगा, तो आप कह सकते हैं करंट खूब फ्लो होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें बताता है कि I और R में इनवर्स रिलेशन है, और ऑलरेडी हम कॉमन सेंस से भी ये जानते हैं। सो समीकरण से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली होता है। दैट मीन्स यदि प्रतिरोध को R becomes 2R, देन I becomes I/2, आधा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि वोल्टेज था, सपोज V था 20 वोल्टेज, ठीक है, और R था 5 ओम, तो I कितना निकलेगा? 20/5, 4 एम्पियर, ठीक है ना। ये देख लो, वोल्टेज मान लिया कि 20 वोल्टेज है कहीं पे और R है 5, तो I निकला 4 एम्पियर। अब अगर मैं आपसे दूसरे कंडीशन में ये कह देता हूं कि V इतना ही रहने दो, लेकिन R को 5 से बढ़ा करके 10 कर दो, R becomes 10, तो भैया I जो यहां पे 4 आया था, क्या ये 4 ही रहेगा, या 8 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा? तो आप निकालो, I कितना हो जाएगा? 4 के बदले में 2 हो गया। हमने प्रतिरोध को 5 से 10 किया, 2 गुना किया, विद्युत धारा 4 से 2 हो गई, आधी हो गई। तो ये तथ्य आपको याद रखना है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। एक और चीज, ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रखते हैं कुछ, और एक्स एक्सिस पे करंट की वैल्यू रखते हैं। और ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो ना, आई की कोई वैल्यू लो और उस केस में देखो वी कितना आ रहा है, आई की दूसरी वैल्यू लो, फिर देखो वी कितना आ रहा है, तो ये ऐसे करके जब आप रखोगे ना, तो कुछ इस तरीके का स्लोप मिलेगा। इसको जोड़ोगे तो सीधी लाइन ऐसे मिलेगी, इस तरीके की लाइन। ये इन दोनों के बीच के सीधे रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्लोप जो आपको ये लाइन मिल रही है ना, यही स्लोप रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये स्ट्रेट लाइन जो रेजिस्टेंस का स्लोप दिखा रहा है, ये बताता है कि V और I में इस तरीके का रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहां पे यहां लिया V और यहां लिया I, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मान लो कई सारे रेजिस्टेंस, मतलब ये तो एक वैल्यू है ना, ये स्लोप एक रेजिस्टेंस की एक वैल्यू है। अगर आई की वैल्यू और बी की वैल्यू बदल दोगे तो रेजिस्टेंस की भी वैल्यू बदल जाएगी, है ना। तो अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख देता हूं, ये वी है, ये आई है, और दो रेजिस्टेंस लिख दिया, एक R1 और एक R2, दोनों रेजिस्टेंस ही है। लेकिन इस केस में R1 की वैल्यू ज्यादा होगी R2 से, जब इस तरीके का केस होगा। और ये अगर R3 होगा, अगर तीसरे केस में मैं ऐसे कह दूं, बस कंडीशन ये है कि यहां पे B और यहां पे I होनी चाहिए, तो ये वैल्यू और भी ज्यादा हो जाएगी, R3, ये R1, ये R2, तो R3 वुड बी ग्रेटर देन R1 एंड R1 वुड बी ग्रेटर देन R2। तो जैसे जैसे आप वाई एक्सिस की तरफ स्लोप को ले जाओगे ना, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये याद रखना है। तो ऐसे करके ए बी सी करके 3 रेजिस्टर्स आपको लिख दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर ये V है और अगर ये I है, तो जो इधर की तरफ होगा वो हाई रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन 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 कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ देते हैं कि अगर हम इसको पलट दे तो क्या होगा, यानी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे आई प्लॉट करो और यहां पे बी करो। इन सब केस में क्या था, वाई एक्सिस पे हम v की वैल्यू ले रहे थे और एक्स एक्सिस पे i की वैल्यू, उल्टा कर देंगे। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे अगर ये R1 है या R2 है तो उल्टा हो जाएगा, R2 वुड बी ग्रेटर देन R1। याद रखोगे आप, बिल्कुल याद रखना होगा आपको, क्योंकि
V और I के केस में ये जो R आया था ये आया था V बाई I, तो ये V और I वाला ऐसे था। लेकिन अगर उल्टा कर दोगे, पलट दोगे, तो ये हो जाएगा आपका I बाई बी, और I बाई बी 1/r हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां हमने y एक्सिस पे वो रख दिया जो x एक्सिस पे था, और x एक्सिस पे वो वैल्यू रख दिया जो y एक्सिस पे था, तो फिर ये वाला जो रूल था वो पलट जाएगा। तो दोनों ध्यान रखना है, आपसे किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है उस पर इसका जवाब डिपेंड करता है। होपफुली ये पॉइंट आपको अभी के लिए समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो जी, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध बदलाव की स्थिति। कई बार क्या होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम किसी सर्किट में इंस्ट्रूमेंट वगैरह चलाते हैं तो हमें कभी कभी करंट या विद्युत धारा बढ़ाना पड़ता है या फिर घटाना पड़ता है। एक तो ये होता है कि वोल्टेज बढ़ा दो घटा दो, उससे करंट पे असर पड़ जाएगा, ठीक है वो होता है। लेकिन अगर स्रोत के वोल्टेज को बदलना नहीं है, वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज में बिना परिवर्तन के ये काम करना चाहते हैं, तो करंट को कम ज्यादा करने का एक दूसरा रास्ता क्या है? रेजिस्टेंस। क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होता है और रेजिस्टेंस घटाने से करंट बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस को इधर उधर करके भी करंट मैनेज कर सकते हैं बिना वोल्टेज में छेड़छाड़ किए। तो यही बात वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ फिट होती है यहाँ पे, कि व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना पड़ सकता है, हमारी आवश्यकता हो सकती है। और जिस स्रोत से करंट फ्लो हो रहा है उसके वोल्टेज में अगर बिना परिवर्तन के ये काम आप करना चाहते हैं, तो धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। सो कंपोनेंट used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। और यही में ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। ये रियोस्टेट वो युक्ति है जिसके जरिए आप ये काम कर सकते हो। ये रियोस्टेट शायद आपने देखा होगा, इस सर्किट में इसको लगाया जा सकता है अगर आपको करंट को कम ज्यादा करना है तो, क्योंकि इसको इधर की तरफ खींच के या फिर इसको इधर की तरफ खींच के ना आप प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसको हम धारा को नियंत्रित करने वाले इंस्ट्रूमेंट या युक्ति कह सकते हैं। तो रियोस्टेट एक ऐसा सिस्टम है जो वोल्टेज को बदले बिना एक तरीके से विद्युत धारा को कम ज्यादा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं आप। सो इलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफन वी यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रियोस्टेट टू चेंज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। और जब रेजिस्टेंस बदलेगा तो धारा पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कम ज्यादा करके किया जा सकता है, ये काम किया जा सकता है, याद रखिएगा। और अगर इसकी बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये नोट पॉइंट ही है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि अगर मैं एक ही साइज एक ही शेप के किसी कंडक्टर मटेरियल या किसी पदार्थ की बात कर रहा हूं, है ना, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, ऐसे। अब सिल्वर कॉपर अलग अलग हो गया, लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूं, तो अगर सिल्वर जैसे मटेरियल की बात करूं और लकड़ी जैसे मटेरियल की बात करूं और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, आप सोचो किस में आसानी से करंट फ्लो होता है। आपको ये पता है कि सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज गुड कंडक्टर, लकड़ी ग्लास ये सब इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर। सिल्वर गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि सिल्वर कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करता है, इतना भी आराम नहीं होता लेकिन करता है। और इंसुलेटर बैड कंडक्टर या बहुत बेकार कंडक्टर इसलिए क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए करंट फ्लो होने में दिक्कत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही साइज के चालकों में वो चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है, वो पदार्थ जिसका प्रतिरोध कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, वो गुड कंडक्टर है। सो गुड कंडक्टर जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम या मेटल की बनी हुई चीजें हैं, ये क्यों गुड कंडक्टर है? क्योंकि करंट आसानी से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम होगा यहाँ पे। और जो इंसुलेटर है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तभी तो करंट फ्लो होने में दिक्कत होती है।
तो विद्युत रोधी या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेटर जैसे पदार्थ बहुत बहुत अधिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और गुड कंडक्टर कम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए करंट आराम से फ्लो होता है। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं, कुछ पदार्थ जो इन दोनों के बीच में होते हैं, बैड कंडक्टर इंसुलेटर और गुड कंडक्टर के बीच में, इसका रेजिस्टेंस न बहुत ज्यादा ना बहुत कम होता है, मॉडरेट होता है, इसलिए करंट न बहुत ज्यादा फ्लो होता है इसमें, ना बहुत कम होता है। इसलिए जो कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, उसमें इस तरीके के सेमीकंडक्टर कंटेंट को यूज किया जाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट की जरूरत वहां नहीं होती है, तो सेमीकंडक्टर्स को वहां पे यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है हमारे सामने कि आखिर वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसपे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हम जानते हैं हर पदार्थ का कुछ ना कुछ होता है, क्या ऑलवेज ये फिक्स होता है या सिचुएशन परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकता है? तो देखो, रेजिस्टेंस जो है ना, बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और पहली बात तो ये आपको इस विजुअल में दिख रहा होगा कि वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं जिसपे किसी कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये आपको दिख रहा है। कैसे, अभी हम बात करेंगे हाउ, दिस इज द क्वेश्चन, बट व्हाट आर द फैक्टर्स। एक तो जो चालक तार की लंबाई है उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये तार है तो ये लंबाई जो होगी ये, ठीक है, एल, डन। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम तार की मोटाई कहते हैं। अगर ये तार है तो ये काटोगे ना तो कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन मिलेगा, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। CS मतलब क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार है, ऐसे काट दो ये वाला हिस्सा, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर, ठीक बात है। और चौथा है नेचर। नेचर की बात अभी अभी हमने की है, डन है। क्योंकि हमने देखा था कि जो गुड कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस डाउन, और जो बैड कंडक्टर इंसुलेटर होता है उसका रेजिस्टेंस अप होता है। ये बात तो हमें पहले से पता है, तो ये तो सबको पता है कि नेचर पे डिपेंड करता है। लकड़ी और सिल्वर में कोई कंपैरिजन है? दोनों का अलग अलग नेचर है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि किसका रेजिस्टेंस कम किसका ज्यादा है, यानी किसमें करंट आसानी से फ्लो होगा किसमें मुश्किल से फ्लो होगा। तो बाकी बचा क्या? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। देखो, लेंथ की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। पता है क्यों? जैसे ये एक एक्स नाम का वायर है, इसकी इतनी लंबाई है, और सेम मटेरियल की बनी हुई ये दूसरी वायर है, तुलनात्मक रूप से इसकी लंबाई में बढ़ा देता है। खुद ही सोचो, ऑब्स्टैकल, व्यवधान, प्रतिरोध है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जब इतनी दूरी को इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कितने सारे ऑब्स्टैकल का सामना करना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, और ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, इसलिए लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लंबाई कम तो रेजिस्टेंस कम। एक तार जितनी ज्यादा लंबी हो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो। लंबाई बढ़ा या घटा करके रेजिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हैं। लंबाई बढ़ा करके रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, लंबाई घटा करके रेजिस्टेंस कम कर सकते हो, और रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करके करंट को मैनेज कर सकते हो। सब आपस में रिलेटेड है। तो लंबाई ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, सीधा रिलेशन, ठीक है, ओके। क्रॉस सेक्शन एरिया में उल्टा रिलेशन होता है। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब, जैसे मान लो ये एक्स नाम का तार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ठीक है। जैसे ये है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ना एरिया। अच्छा, ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शन सर्किल जैसा है, तो इस एरिया की वैल्यू क्या होगी? सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आर मतलब अगर ये एरिया है तो ये जो रेडियस है उसको आर बोलेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके साथ उल्टा रिलेशन है। अगर ये तार है और दूसरी तार एक मोटी तार है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाई तार है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे देखो आप, इसका कम रेजिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसमें पर सेकेंड, ज्यादा चार्ज का प्रवाह हो रहा है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है यानी रेजिस्टेंस कम, और इधर कम फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया से कम फ्लो हो रहा है करंट का,
तो करंट कम हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी एरिया के साथ उल्टा रिलेशन है। तो हम एरिया के साथ ये वाला कह सकते हैं, रेजिस्टेंस और एरिया का इस तरीके का रिलेशन। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी सीधा रिलेशन ही है। जैसे मान लो ये कोई तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ऑब्स्टैकल इसको रोक रहा है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। अगर ये गर्म हो जाए तो और ज्यादा इसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और उछल कूद करने लगेंगे और इसको रोकेंगे, यानी रेजिस्टेंस बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इन जनरल। ठीक है। और चौथा है पदार्थ की प्रकृति। ये तो पहले ही बता दिया कि गुड कंडक्टर लो रेजिस्टेंस, बैड कंडक्टर हाई रेजिस्टेंस, तो ये आप जानते हैं। लेकिन इस पदार्थ की प्रकृति को एक और कॉन्सेप्ट के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उस कॉन्सेप्ट को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये कहां से आया? रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता किसी पदार्थ के नेचर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, है ना। तो प्रतिरोधकता को समझने के लिए पहले इसी चीज को समझते हैं। जैसे लेंथ और इसके रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, पहला हमने ये देखा था, डन। एरिया के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या हम एक ही साथ ऐसा लिख सकते हैं, पहले और दूसरे को? बिल्कुल। एल के साथ सीधा रिलेशन, ए के साथ इनवर्स रिलेशन। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां हटाओगे, इक्वल लगाओगे, यहां पे एक कांस्टेंट आ गया, आर इज इक्वल टू, इसको रो कहा जाता है, एल बाई ए। अब भाई साहब ये जो रो है ना, यही है किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, दिस इज रो। यानी रो एक तरीके का कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे चालक के पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता के तौर पर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के तौर पर जाना जाता है। और ये किसी भी पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभिलाक्षणिक गुण है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिस मटेरियल से कोई तार बना है, सिल्वर हो, कॉपर हो, व्हाटएवर। अगर तार की, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी किसी पदार्थ का एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर सिल्वर है तो उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर है तो अपनी रेजिस्टिविटी। अगर सिल्वर की लंबाई बढ़ा दे या सिल्वर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दे, कॉपर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दे, तो उससे उसका नेचर नहीं बदलेगा, है ना। तो इसलिए लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी एक तरीके का प्रॉपर्टी है जो नेचर पे डिपेंड करता है। और सीधे सीधे कहें तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा, है ना। और इसका ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर है। ये कैसे हुआ भाई साहब, ओम इंटू मीटर, हाउ, रेजिस्टिविटी का? तो देखो ये सीधा सीधा केस है। हमने यहां पे ये एक इक्वेशन प्राप्त किया, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां ये रेजिस्टिविटी है। इसी इक्वेशन को अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिख रहा हूं और मुझे इसका यूनिट पता है, इसका पता है, इसका पता है, लेकिन इसका नहीं पता है, तो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको वन मान के रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए लिख सकते हैं? बोलो हाँ। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ये भी याद रख लो, एक फॉर्मूला बन गया। अब मुझे पता है कि इसमें आर का होता है ओम, ओमेगा, ए का होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे एल का मतलब मीटर। एक मीटर से कैंसिल हो गया, तो ओम इंटू मीटर जो आया, ये तो है रेजिस्टिविटी। और इन जनरली अगर हम इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए एल, तो अगर कोई तार है, मान लीजिए उसकी रेजिस्टिविटी मुझे निकालनी है या उसकी रेजिस्टिविटी मुझे प्राप्त करनी है, तो एक तार है जिसकी लंबाई मान लो ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी है रो,
अगर ये बन जाएगा आर के बराबर, क्योंकि ए तो हमने 1 लिया और एल भी हमने 1 लिया, तो ये रेजिस्टिविटी आर के बराबर हो गया. सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी एक तरीके का रेजिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर हो गया जो नेचर को रिप्रेजेंट करता है. सो रेजिस्टिविटी, इसलिए ये लाइन जो यहां पे लिखी है ना कि रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से, घटाने से, या फिर साथ ही साथ मटेरियल का नेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी बदलेगा, ऐसे लेंथ और एरिया से बदलने से नहीं बदलेगा. नेचर थोड़ी बदलता है लेंथ एरिया बदलने से, है ना. तो ये चीज होती है, तो ये सब आपको याद रखना है. रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला, ओम इंटू मीटर कहां से आया, और अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होगा कब, जब एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है और 1 यूनिट लेंथ है, तब फिर जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है किसी मटेरियल के जरिए वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा. तो एक गुण के तौर पर इसे महत्व तो दिया जाता है. और ध्यान रखना, जो मेटल्स होते हैं, धातुओं और मिश्र धातु, इनकी जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, आमतौर पर मेटल्स की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है. तो इसका रेंज होता है कुछ इस तरीके से, ये 10 to the power -8 से -6, ये काफी लो वैल्यू है. लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, प्लास्टिक, रबर, ये सब जो होते हैं, देख लो कितना भयंकर रेजिस्टिविटी का रेंज है. 10 to the power 12 से लेकर के 17 ये पूछा जा सकता है. ये बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है. मेटल या गुड कंडक्टर का रेजिस्टिविटी आमतौर पर कम और इंसुलेटर का बहुत ज्यादा. और खास करके जो अलॉय होते हैं ना, मिश्र धातु, अलॉय की रेजिस्टिविटी उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है. क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मैं कहता हूं नाइक्रोम, ये निकेल प्लस क्रोमियम से बनता है. तो नाइक्रोम एक अलॉय है, मिश्र धातु है, धातुओं का मिश्रण है. इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी ये इंडिविजुअली निकेल या फिर क्रोमियम से ज्यादा होगी. रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल. यानी अगर ए प्लस बी के मिलने से ए बी बन रहा है, तो ए बी की रेजिस्टिविटी इनके किसी भी कंपोनेंट से, ए से या फिर बी से ज्यादा होगी. कहने का मतलब ये पॉइंट यहां पे याद रख सकते हो. तीनों आपको स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो सवाल. मिश्र धातु अलॉयज का उच्च तापमान पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है और इनका उपयोग कई बार हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है. अलॉयज डू नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज रेडली या इजिली एट हाई टेम्परेचर. यही कारण है कि मिश्र धातुओं का, इस तरीके के मिश्र धातुओं का प्रयोग हम हीटिंग एलिमेंट के तौर पर करते हैं, जैसे आयरन में, टोस्टर में, हीटर बनाने में, इन सब में किया जाता है. खराब नहीं होते हैं और इसका कंबशन भी नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे भी ये खराब नहीं होता है. तो इसका यूज हीटिंग एलिमेंट के तौर पर किया जाता है, जिसके बारे में आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे. और एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब की बात करें तो इन सब से वायर बनाते हैं. अब आप कहेंगे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो उसी से क्यों नहीं बनाते हैं, बना लो भाई, लेकिन वो बहुत महंगा आएगा. तो कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब का वायर बना सकते हो और इसी से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है. ऑल्दो ये भी अच्छा कंडक्टर है. ठीक है जी. और अगर इस डेटा को आप याद रखना है, मुझे नहीं लगता ये याद रखने की आवश्यकता है, बट कुछ पदार्थों का रेजिस्टिविटी वैल्यू यहां पे दिया, जैसे सिल्वर, कॉपर, ये रेंज देखो -8 से -6, ये काफी लो वैल्यू मानी जाएगी. अलॉयज की बात करें तो ये भी इसी रेंज में है, 10 to the power -6. ये याद नहीं करना है. इंसुलेटर के काफी बड़े हैं, देख लो 10 to the power 10 से 14, 13 से 16, काफी बड़े. तो जो बहुत बैड कंडक्टर होते हैं ना, उसका रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होता है, याद रख सकते हो. अब एक दो सवाल देखो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जो कि हमें अभी फिलहाल करना है. जैसे पहला सवाल है, इसमें 2 सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओमेगा है, तो यह बल्ब 220 वोल्टेज स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी. देखो पहले सवाल में क्या दिया और क्या पूछा जा रहा है.
हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, यानी आई, ए के लिए मैं समझता हूं या क्या पूछा जा रहा है, आई पूछा जा रहा है, आई कितना होगा अगर आर दिया हुआ है 1200 और बी दिया हुआ 220। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। ओम्स लॉ लगाओ, आपको आई निकालना, V इक्वल टू आई आर, इसी से I इक्वल टू हम सीधा क्या बोलेंगे, V बाई आर। तो V की वैल्यू है 220 और R की वैल्यू है 1200। अब जो जो भी आएगा काट कूट करके निकालो, काट दो 11 और ये 60, यानी कि 11/60, और 11/60 को आप निकालोगे तो आपकी मर्जी कैसे निकालते हो, 60 से डिवाइड करो 11 को, नहीं आएगा पॉइंट लगा दो, 1 आएगा, 60, 50, फिर 8, मतलब इतना काफी है, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो ए का ये हो गया। अब बी का आप खुद ही निकालो। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध आर दिया हुआ है 100 और V दिया हुआ है 220, तो आई निकालो। जस्ट ये काम आपका है, सेम फॉर्मूला लगा दो और कैलकुलेट करके बताओ, होपफुली आप कर लोगे, होमवर्क समझ लो आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा देखो। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, देखो क्या लिखा हुआ है, कोई हीटर है और 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी आई की वैल्यू 4 एम्पियर लिखी हुई है। ठीक है, तब उसके टर्मिनलों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, ये कितना है, 60 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो गिवन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक बात है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट 4 एम्पियर, आई इज गिवन, आर गिवन नहीं है, यहां आर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट पूछा क्या जा रहा है, व्हाट करंट will the heater draw if the potential difference is increased to this one। मतलब इस केस में अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो 60 है, इसको अब नया जो V है ये 60 से 120 कर दो, तो फिर ये I कितना होगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है, अगर ये 60 से 120 कर दे और वही हीटर है, तो फिर I कितना होगा। तो पहले इंफॉर्मेशन से आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना आर के तो आप निकाल नहीं सकते हो। ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर। अब मुझे यहां पे आई निकालना है, तो V बाई आर चाहिए ना। V चलो 120 हमें पता चल गया, लेकिन आर तो पता ही नहीं है, तो आर यहां से निकलेगा, तो आर इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहां से 60/4 करो, V 60 है, यानी ये 15 आएगा, 15 होगा। अब यहां पे आर की वैल्यू प्लग इन कर दो, 120/15। पहले से हमने आर निकाला और दूसरे इनपुट के आधार पर आंसर निकाल लिया। अब इसको काटो, 3 से 5 से, जैसे भी ये तो टेबल में आता है ना, 8 ही होगा ना, हाँ, तो 8 हो गया, 8 एम्पियर इसका आंसर हो गया। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न है जो बहुत दिलचस्प है, इसको भी थोड़ा सा समझिए क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध कुछ दिया हुआ है 26 ओमेगा। देखो L दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक बात है, R दिया हुआ है 26 ओमेगा, और D दिया हुआ है, कोई तार है ना ऐसे, तो उसका D डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 0.3 mm, मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितना करेंगे, 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसी को हम
ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁻1 यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये वैल्यू हमें इस रूप में लेना है, ये डी की वैल्यू है। और उसी आधार पर अगर आर लिखना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर तो ये होता है ना भाई, अगर डायमीटर पता है तो आर d/2 होता है। चलो अभी देखते हैं कि इसकी जरूरत है कि नहीं है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये आर पता चल गया, एल पता चल गया, डी से आर निकल जाएगा, रेडियस, ये रेजिस्टेंस है और ये रेडियस है, क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडियस, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। देखते हैं, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी भैया, रो निकालना है, रो प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी क्या होगी, और जो निकलेगा उसके आधार पर टेबल से भविष्यवाणी करनी है कि वो किसके बराबर है। तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा टेबल वाला, प्रतिरोधकता तक यहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला याद है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यही था, दिखा देता हूं कहां से मैं ला, ये फॉर्मूला यहीं पे मैंने अभी बताया था, और रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, तो ये वैल्यू आप, अब आपको फॉर्मूला पता चल गया, अब ये कैलकुलेशन की बात है, जितना जल्दी आप कर सकते हो करो, आपकी मर्जी। लेकिन चूंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो और देखो कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कंसीडर किए जा सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे, ये देखो, अब सबसे पहली बात, यहां ए कुछ भी नहीं पता है, तो हमने देखा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जब ए निकालते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे रहने दो, 22/7 होता है, और आर जो लेंगे, आर इसका आधा कर दो, 3/2 इंटू 10⁻⁻4, ऐसे हम कर सकते हैं ना। डायमीटर अगर इतना है तो आर इसका आधा हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ये है हमारा दिस वन एरिया। अब ये निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे भाई, ये रो है, आर की वैल्यू क्या थी, 26, कहने दो, कहां गया कहां गया, हाँ आर 26, एरिया हमें मिला, ये पूरा का पूरा एरिया है 22/7 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻4, चूंकि ये आर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1, एल की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे लिए तो 26 इंटू 22/7, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, 3/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻4, ये तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये हमारे सामने, अब ये कट कुट करना चाहते हो तो आप काट दो, आपकी मर्जी। ये देखो, 2 से काटो ये 11, इस 2 से काटो, क्योंकि नीचे तो 1 था तो वो हट गया, 13, यानी कुल मिलाकर के 13 इंटू 11 इंटू 3 और 3 9, और 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना होगा। अच्छा 7 भी तो है, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो अब भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, यहीं से देख लो, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 11 और 9, 99 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻8/7। अब यही मुझे कैलकुलेट करना है, देखा जाए तो 99 और 13 को मल्टीप्लाई कैसे करते हो, मैं तो ऐसे कर दूंगा, कैसे, 10 + 3 13 इंटू 99, तो ये 910 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे, बाकी आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो आपकी मर्जी कर लो, ठीक है। 27, 2, 9 3 जा 27, 27 29, ये जोड़ोगे तो 7 9 9, ये 7 9 9 18 9 2 11 1287, यानी रो इज इक्वल टू हो जाएगा 1287 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको डिवाइड कर लो, सीधा भी करो, जैसे मर्जी आप, 12 7 1 जा 5 58, 7 8 जा
2 27 21 6, अब तो नहीं लगेगा, पॉइंट लगा दो, 8, ऐसे करके आप चलोगे तो यहीं पे छोड़ देता हूं मैं। यानी ये कुल मिलाकर के मैंने यहां रो पहुंचा दिया 183.8 इंटू 10⁻⁻8। इसको अप्रॉक्स लेना है तो 184 इंटू 10⁻⁻8 ले लो, और स्टैंडर्डाइज नोटेशन में अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप लिखो, कुछ ऐसा कर सकते हो। हालांकि यहां तक आंसर मिल गया, यही आंसर है देखा जाए तो, लेकिन मैं इसको अगर ऐसा करना चाहूं, क्या ये कर सकता हूं? 1 पॉइंट के बाद ही, 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, ये हो सकता है ना? 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6ठी 7वीं क्लास में ये सब आपने पढ़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है, याद होगा आपको। नहीं याद है तो देख लेना कैसे किया जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ठीक है, किधर से लूं, ये इस तरीके से, 184/100 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻², तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ये है आपका वैल्यू। तो ये आया वैल्यू, और ये वैल्यू निकाला गया है लगभग ये, और ये मैंगनीज का है टेबल में अगर आप चेक करोगे तो यहां पे जैसे दिया है सॉल्यूशन एनसीईआरटी में, मैं उस तरीके से नहीं दे रहा हूं, मैंने अपने हिसाब से, मतलब कॉन्सेप्ट वही है बट समझाने के लिए मैंने अपने हिसाब से चीजों को बता दिया। तो स्टैंडर्ड प्रश्न है, थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ जाओगे तो आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी देख लो। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक बात है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2a कर दिया जाए? देखो R1 जो है ये एक पदार्थ है जिसकी लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L A, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यही था ना। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो R वाला ये था और रो वाला ये था, तो रो वाला अभी हमने कर लिया, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। R वाला रो इंटू L/A, ठीक है। R1 इज इक्वल टू रो इंटू L/A, और रो नेचर, रो मतलब नेचर, पदार्थ जो भी है उसका नेचर, इसकी कोई वैल्यू अभी हमें लेनी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसी नेचर से, इसी पदार्थ से हम दूसरा तार बनाएंगे, तो ये रो थोड़ी बदलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई साहब? इसकी वैल्यू दी गई है रो L/A की वैल्यू 4 ओम दी गई है, ठीक है, डन है। एक केस हमारे सामने ये। अब इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? R2 क्या होगा? अगर L बिकम्स, चूंकि यहां पे जो रो है ना, देखा जाए तो रो तो सेम ही रहेगा, तो रो को ऐसे ही रहने दो। अब L बिकम्स L/2 एंड A बिकम्स 2A, तो अब ये R2 क्या होगा ये आपको बताना है, ऑल्दो ये पूरी वैल्यू 4 ओम दी गई है, तो ओमेगा में आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो L/2 डिवाइडेड बाई 2A, तो डिवाइड है ना, तो अब कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं, रो L/2 इंटू 1/2A, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रो L/4A। अब देखो रो L/A तो 4 है, तो यहां पे अगर ये R2 मुझे निकालना है तो R2 इज इक्वल टू रो L/4A। अब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके बदले में क्या ये वैल्यू यहां पे रख सकते हैं इक्वेशन 1 से?
तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू, हम ऐसे लिख सकते हैं रो L बाई ए, और रो L बाई ए मतलब 4, तो 1/4 इंटू 4 यानी कि 1 ओम का हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें पता है, ये रो L बाई ए 4 ओम है, और जब दूसरा रेजिस्टेंस हम निकालते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो हमारे सामने ये R2 की वैल्यू इतनी आ रही है, लेकिन इस पूरे वैल्यू में रो L बाई ए की वैल्यू यहां से प्लग इन करेंगे तो ये कुल मिलाकर के R2 1 ओम का आ जाएगा, ठीक है ना। तो नया प्रतिरोध 1 ओम, ठीक है, कैरी कर लेंगे। अब एक दो सवाल और करो आप। यदि दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, अभी मैंने क्या बोला था, लंबाई पे नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं, बेसिकली ये नेचर है, पदार्थ की प्रकृति, गोल्ड है, सिल्वर है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में ये है तो नेचर ऑफ द मटेरियल हो जाएगा। ये एक दूसरा प्रश्न है जो कल के सेशन से भी रिलेटेड है, लेकिन मुझे लगता है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, वोल्टेज को हम वर्क के टर्म में, विद्युत धारा और टाइम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। पहली बात तो याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, पीडी। नहीं याद है तो फिर ये क्वेश्चन गड़बड़ करोगे आप। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यही था ना। 1 यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, पोटेंशियल डिफरेंस यही था ना। तो V इज इक्वल टू W बाई Q। अब ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, W है, वर्क डन है, लेकिन और इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर एक और फॉर्मूला यहां पे लगाओ, Q इज इक्वल टू, आप याद करो I और Q का क्या रिलेशन था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यही था। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कल किए थे, पिछली क्लास में किए थे। तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू I इंटू टी। मिला कहीं से, W मतलब वर्क, I मतलब करंट, T मतलब टाइम, पहला ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। होपफुली डन है जी। एक और क्वेश्चन देखो आपके सामने, क्या है ये क्वेश्चन, को भी देखना है, समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हम लोग कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल L के किसी बेलनाकार चालक की प्रतिरोध जो है ना R है। सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेंथ है ना, ये कोई तार है, सिलिंड्रिकल ही तो होता है। इसकी L दी गई है, ये L है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ये A है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। चलो ये तो इंफॉर्मेशन है। Another conductor of length 12, अब now L become 12, समान पदार्थ, अब देखो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, ठीक है ना, सेम पदार्थ के किसी अन्य चालक, अन्य कंडक्टर जिसकी लंबाई 12 है तथा प्रतिरोध R है, उसका A क्या होगा। यहां अगर ये A है तो जो दूसरा पदार्थ है जिसकी लंबाई, दूसरा चालक तार है जिसकी लंबाई बढ़ गई है, 12 हो गया, तो दिस इज A1 एंड नाउ दिस इज A2। अब ये क्या होगा, क्या ये A/2 होगा, मतलब A के टर्म में आपको दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, 3A/2 होगा या 2A होगा, वट एवर द केस। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, सेम रेजिस्टेंस में सेम पदार्थ से जब लंबाई बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इस केस में की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है कि दोनों के लिए रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेजिस्टेंस मैं निकालूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, पहले का अगर मैं
सिचुएशन 1 की बात करता हूं। केस 1, पहला केस, R इज इक्वल टू रो L बाई ए बोल सकता हूं, ठीक है। और दूसरे केस में लेट एरिया इन सेकेंड केस मैंने मान लिया x, b x मान लिया। अब x को मुझे a के टर्म में लाना है। तो पहले केस में हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, केस 1 है। अभी दूसरे केस में रेजिस्टेंस तो सेम है, ठीक है ना। तो दूसरा केस भी R ही होगा, क्योंकि समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई अब 12 होगी, तो प्रतिरोध R ही है, जो पहले था वही है। तो नाउ R इज इक्वल टू सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या होगा, रो सेम पदार्थ है तो रो भी नहीं बदलेगा, ये 12 हो गया और ये x ले लिया था हमने। अब यही x वैल्यू हमें a के टर्म में चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। सेकेंड केस, क्योंकि r इक्वल टू आर, तो इक्वेट कर दो रो L बाई ए इज इक्वल टू रो 12 बाई एक्स। ये रो कैंसिल कर दो, L भी कैंसिल कर दो, तो कुल मिलाकर के 1 बाई ए इज इक्वल टू 2 बाई एक्स आया। तो x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2a आया। तो x जो है, जो दूसरे कंडीशन में एरिया है, ये 2a के बराबर हो गया। अब देख लो क्या मैं कर रहा हूं, आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस में ये दिया हुआ है, सेकेंड केस में सिर्फ 12 हो गया। इस नए a को हमें निकालना है a के टर्म में। ऑप्शन यही कह रहा है कि नए a को a के टर्म में निकालो। तो हम नए a को x मान लिया, और फिर जो कंडीशन दिया हुआ है कि ये r इस r के बराबर, क्योंकि r नहीं बदला और पदार्थ भी सेम है तो रो भी सेम रहेगा, नेचर सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। काट पुट करो तो हमें x इज इक्वल टू 2a मिल गया, और उस हिसाब से ये आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन है, a student carries out an experiment and plots VI graph of 3 samples of nichrome wire with the resistances R1, R2, R3 respectively, जो फिगर में दिया हुआ है। कौन सा सही है? देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, कोई वैल्यू होगी। अब आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके हिसाब से तीनों बराबर तो नहीं होगा, ठीक है ना। बट बहुत लोग यहां गलती किस आधार पे करेंगे पता है, जब हम लोग ये वाला देखो पॉइंट, ओम्स लॉ पढ़ रहे थे ना, यहाँ मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया था। यहाँ देखो, ग्राफ वाला केस भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको कभी कभी कंफ्यूज करेगा। ये ग्राफ जो है ना, y एक्सिस पे वोल्टेज और x एक्सिस पे I को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ऐसा होगा तो ये जो वैल्यू रेजिस्टेंस की y एक्सिस की तरफ होगी वो ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है ना। यानी ये R3 यहां पे ना इधर की तरफ है तो ये ज्यादा बड़ा है, अगर ये V है ये I है तो ये ज्यादा बड़ा है, ये कम बड़ा है। A ज्यादा बड़ा है और B की वैल्यू कम है। लेकिन अगर उल्टा कर दे, y एक्सिस पे I वैल्यू ले और x एक्सिस पे V वैल्यू ले, तो फिर चीजें जो इधर की तरफ है वो वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अब आपको देखना है कि ओम्स नियम का जो रियल ग्राफ मैंने आपको दिखाया था वही पूछा जा रहा है, ये ग्राफ को पलट दिया गया है। मुझे इस प्रश्न में ग्राफ को पलटता हुआ सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे V नहीं है, यहाँ पे I है और यहाँ पे V है। बेसिकली ये प्लॉट V बाई I बाई V को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओम्स लॉ कहता है IR यानी R इज इक्वल टू V बाई I, लेकिन ये प्लॉट तो I बाई V को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स अब ये उल्टा वाला केस लग जाएगा, यानी ये R1 सबसे बड़ा नहीं होगा बल्कि R3 काफी बड़ा होगा। सो R3 देन R2 और R1 सबसे छोटा होगा। सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है जी। ये अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, अगर यहां पे ग्राफ ऐसा रहता, मतलब यहां I नहीं बल्कि V होता और यहां V नहीं I होता, तब तो क्या होता, R1 ग्रेटर R2 फिर R3। लेकिन ये तो पूछा नहीं जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट डन है।
प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, रेजिस्टिविटी में बदलाव कब नहीं होता। देखो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी दो, एक तो नेचर और दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये हमने अभी बात की थी। तो अगर मटेरियल चेंज करोगे, सोना से चांदी, चांदी से कॉपर होगा, तो रेजिस्टिविटी तो बदलेगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं करता, ये तो करता है, मटेरियल और टेम्परेचर तो करता है। और डी भी इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों लिख दिया गया है, तो ये सब करता है। हाँ, शेप, लेंथ, ये सब चेंज नहीं करता है रेजिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता जो है ना, कंडक्टर वायर की आकृति, शेप, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब में बदलाव से नहीं बदलता है। सो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, दैट इज लेंथ एंड एरिया ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दोगुना कर दिया जाए। देखो पहले एक तार है, ऐसे रहने देते हैं, ये L है और ये A है, ये पहला केस है। दूसरे केस में नाउ L बिकम 2L, क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस if a wire if its length and area of cross section both are double. Now A becomes 2A, तो R पे क्या असर पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा, सेम रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो पहले तो आप देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। अब सेम तार की बात हो रही है, सेम मटेरियल की बात हो रही है, तो रो तो नहीं बदलने वाला, रो तो वही रहेगा। फिलहाल अभी रेजिस्टेंस इस कंडीशन में ये है, अब नए कंडीशन में ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखो, रो L बाई A। नए कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R2 जो होगा, ये तो R1 अगर हो गया तो R2 क्या होगा, रो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, नेचर पदार्थ तो वही है। तो यहां पे L बिकम्स 2L और A बिकम्स 2A, तो बेसिकली ये तो पहले जैसा रहा ना। सो R2 इज इक्वल टू रो L बाई A, तो रो L बाई A तो R1 के बराबर ही है ना। सो R1 इज इक्वल टू R2, यानी रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब केस है आपके सामने, और मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो प्रयास करो, क्यों नहीं समझोगे आप, है ना। तो फिलहाल के लिए थोड़ी ज्यादा लंबी क्लास हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को अभी तीसरे लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, ठीक है जी।